कैसे हैं आप सभी लोग? आप सबके अच्छे जीवन की कामना करते हुए भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ और सभी सम्मानित भाइयों और बहनों को मैं सादर नमो बुद्धाय जय भीम कहती हूँ। मैं लखनऊ से संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य। डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष जिसे लिखा है नानक चंद रत्तू जी ने, और इसका अध्याय 8वां, नए दल का गठन। ये तीसरा वीडियो है जो मैं बनाने जा रही हूँ। अब तक मैंने 2 वीडियो बनाए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उस समय के राजनीतिक परिदृश्य को दृष्टि में रखते हुए स्वयं ऐसा ही दल खड़ा करने के लिए योजना तैयार कर रहे थे। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के इस प्रयास का स्वागत किया और सोशलिस्ट पार्टी का आरपीआई में विलय की पक्षधरता की, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कांग्रेस व उसके समान विचार वाले दलों को ये एक जोरदार उत्तर होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने इस ज्वलंत मुद्दे पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से अनौपचारिक विचार विमर्श किया। 10 दिसंबर 1955 को डॉक्टर लोहिया ने डॉक्टर अंबेडकर को लिखा कि वह मैनकाइंड पत्रिका, जिसे वह स्वयं निकालते थे, के लिए जाति व्यवस्था पर संपूर्ण रूप से एक लेख लिखकर भेजें। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि वे देश में व्याप्त जाति व्यवस्था के किसी भी एक आयाम का चुनाव करें और कुछ ऐसा लिखें कि भारत की जनता न केवल गुस्से में बल्कि आश्चर्यचकित होकर उठ बैठे। उन्होंने कहा, अभी भी मैं चाहता हूं कि समानुभूति के साथ आक्रोश उठ खड़ा हो और आप केवल अनुसूचित जाति के लोगों के नहीं अपितु भारत के लोगों के नेता बने। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से सोशलिस्ट पार्टी के क्षेत्रीय अध्ययन शिविर में विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित होने का आग्रह किया। विमल मेहरोत्रा और डीवी गोस्वामी ने डॉक्टर अंबेडकर से लंबी वार्ता के बाद डॉक्टर लोहिया से कहा कि डॉक्टर अंबेडकर एक नई पार्टी आरपीआई बनाए जाने के पक्ष में हैं, जिसकी जड़ें गहरी हों और वह कांग्रेस की सशक्त विपक्षी पार्टी बने। 30 सितंबर 1956 को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की होने वाली सभा को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर आगे वार्ता के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने 24 सितंबर को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को लिखा, मैं आपके दल के प्रमुख सदस्यों के साथ विचार विमर्श करना चाहूंगा ताकि ये अंतिम रूप से तय हो सके कि साथ आकर हम क्या कर सकते हैं। कलकत्ता के मुस्लिम नेता M.R. चौधरी और उनके साथी डॉक्टर अंबेडकर के मेधावी नेतृत्व, असंदिग्ध निष्ठा, स्पष्ट दृष्टि व उनके दिलो दिमाग के असाधारण गुणों तथा उनके अपने दलित भाइयों अछूतों की दीनहीन दशा में सुधार लाने के लिए जीवन पर्यंत किए गए संघर्ष व त्याग, उन्हें मानव के स्तर तक ऊपर उठाने, जात पात से ग्रस्त समाज द्वारा अगणित सदियों से वंचित रखे गए लोगों को उनका हक व विशेषाधिकार दिलाने के कारण आश्वस्त थे और वे इस निश्चित निर्णय पर पहुंचे कि वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कुशल नेतृत्व मुसलमानों के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। 8 जुलाई 1956 को सारे देश में फैले उनके असंख्यक प्रशंसकों की ओर से स्वविवेक से उत्साहित होकर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा, अनुसूचित जाति व कुछ अन्य वर्ग जो देश में लगभग 11 करोड़ हैं और जन समुदाय का सबसे बड़ा हिस्सा है, अपने प्रशासकों द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार से दुखी हैं। वे मुट्ठी भर जाति के आधार पर उत्पीड़न करने वाले लोगों की दया पर निर्भर हैं। इन जातियों व वर्गों के सुप्रतिष्ठित नेता होने के कारण आप हम सबसे बेहतर समझते हैं कि किस तरह करोड़ों हतभाग्य राजनीतिक दासत्व के भारी बोझ के नीचे करा रहे हैं। उन्होंने कहा, अनुसूचित जाति के लोगों की तरह ही अभागे मुस्लिम भी उत्पीड़ित हैं, जो भारत के नागरिक हैं और उन्हें इस कदर वंचित रखा गया है, छला गया है और अपमानित किया गया है
कि मानवता के इतिहास में ऐसी आंसुओं व सिसकियों से भरी दुखद कहानी कोई दूसरी नहीं मिलेगी। अनुसूचित जातियों की तरह उन्हें भी द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना दिया गया है। कुछ स्थानों पर उन्हें निरंतर अपमानजनक ढंग से बलि का बकरा बना दिया जाता है। अनुसूचित जाति के लोगों की तरह उनके मामले भी भाड़े के लोगों व राजनीतिक पिट्ठुओं द्वारा उठाए जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि उनकी कठिनाइयों के निवारण के सारे रास्ते हमेशा बंद रहते हैं। मरणासन सांप्रदायिकता जो एक बार देश का विभाजन करने को राजी हो गई, अभी भी सब मामलों की जड़ में है और स्वाभाविक रूप से हम मुस्लिमों को उस पागलपन का शिकार होना पड़ता है। उनकी अनगिनत मुसीबतों को गिनते जाने का कोई उपयोग नहीं है। जहां तक उत्पीड़न की बात है, अनुसूचित जाति के लोग व मुसलमान एक ही सीढ़ी पर हैं, फिर भी उनमें बहुत अंतर है। अनुसूचित जाति के लोग डॉक्टर अंबेडकर के कुशल नेतृत्व का लाभ पाते हैं, पर मुसलमान अभी भी उनका भला करने वाला नेतृत्व पाने के लिए भंवर जाल में चक्कर काट रहे हैं। समाज के इन दो वर्गों को एक में जोड़ने की तुरंत प्रबल आवश्यकता है और इसके पीछे एक और बात भी है। ये भावना देश के खोखले नेतृत्व की असफलता के कारण और मजबूत हो गई है। उनके संकीर्ण दृष्टिकोण ने पूरी व्यवस्था को सड़ा दिया है। उनकी पूर्वाग्रहग्रस्त विदेश नीति ने केवल भारत का ही नहीं बल्कि सारे स्वतंत्र विश्व का बंटाधार कर दिया है। हमें धीरे धीरे बहला फुसलाकर संशोधित साम्यवाद की प्रशंसा करने को बाध्य किया जा रहा है। मेरी नजर में मुसलमानों का विश्वास आप काफी हद तक जीत सकते हैं और आपकी आवाज हर वर्ग के मुसलमानों को आपके झंडे के इर्द गिर्द एकत्र करने में सक्षम है। भारतीय मुसलमानों का खून बह रहा है और जब वह अधिक बह जाएगा तो कोई चिकित्सा काम नहीं करेगी। चोट खाई मानवता के नाम पर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से जोरदार अपील की कि वह इन करोड़ों लोगों को पूर्ण विनाश से बचाने के लिए जोरदार संघर्ष छेड़ने को सहमत हों। यही उचित समय है कि स्थायी नुकसान से बचने के लिए वर्तमान नेतृत्व को हटा दिया जाए और एक अनुशासित गठजोड़ ही इस आडंबरी नेतृत्व को हटा देने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने लॉर्ड ब्राइस का उल्लेख किया कि उन्होंने ये सच ही लिखा है कि लोकतंत्र में बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के ऊपर शासन करते हैं। वह मसलों को मुस्लिम जमात आदि के नेताओं के सामने रखने जा रहे थे। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर पर जोर डाला कि उन्हें उपचारक कदम उठाने की जरूरत है, यानी कि मुसलमान और अनुसूचित जाति के लोग आपके कुशल नेतृत्व में मसलों पर एकजुट हों और आगे बढ़कर इन लोगों से अपना न्याय संगत अधिकार छीन लें जो उन्हें देना नहीं चाहते। पूरा विश्वास है कि ये जबरदस्त गठजोड़ आपके नेतृत्व में बिना समय गंवाए सफलता का सेहरा बांध लेगा। 17 जुलाई को अपने खराब स्वास्थ्य के कारण चौधरी की सलाह को मानने में अपनी अक्षमता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है कि वे इस मसले को उठाने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया, एक दल जो कांग्रेस का विरोध कर सके अत्यधिक जरूरी है और वह एक मजबूत दल होना चाहिए, न कि समूहों का संघ जिसका होना ही व्यर्थ है। मैं ऐसे संघ में शामिल होने की सोच भी नहीं सकता। ये चुनाव के बाद तुरंत बिखर जाएगा। यदि कांग्रेस की तरह कोई दल हो जिसमें लोगों की निष्ठा पार्टी पर हो, न कि किसी समूह पर, तो मैं शामिल होने का प्रयास उचित समझूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मैंने एक ऐसी पार्टी की रूपरेखा व योजना बनाई है और उसके बारे में उनसे व पिछड़ी जातियों के नेताओं से विचार विमर्श करना चाहूंगा और इसको प्रचारित करने से पहले ये जरूरी है कि इन तीनों समूहों अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और मुसलमानों के नेताओं से व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श कर लिया जाए। यदि किसी समय आप दिल्ली आ रहे हों तो हम इस विषय पर विस्तृत बातचीत करके किसी परिणाम पर पहुंच सकते हैं। 26 जुलाई को डॉक्टर अंबेडकर को उनके परामर्शों का स्वागत करते हुए उत्तर दिया कि मुस्लिम क्षेत्र के सभी प्रमुख घटक इसी तरह की सोच रखते हैं। यद्यपि उन्होंने ये भी कहा कि प्रारंभ से ही इसके उद्देश्यों को पा लेना बहुत मुश्किल होगा और हमें थोड़ा उदार होना है, वह धीरे धीरे चलना होगा।
उन्होंने मुस्लिम समुदाय के कुछ विशिष्ट नेताओं जिनके साथ वो संपर्क में थे वह उन पर विश्वास रखते थे कि वे लोग डॉक्टर अंबेडकर के सशक्त नेतृत्व को स्वीकार कर लेंगे के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने मुलाकात करने का प्रस्ताव रखा। तब 14 अगस्त को चौधरी ने 24 अगस्त या उसके आसपास डॉक्टर अंबेडकर से साक्षात्कार की अनुमति चाहिए और कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ उनसे भेंट करनी चाहिए ताकि मुसलमानों की समस्याओं और उनकी मानसिक प्रवृत्तियों को सामने रखा जा सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया और कहा कि उनके कष्टों का पहाड़ आपका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए राजी कर देगा ताकि मुसलमानों को बर्बादी से बचाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि यही उचित समय है कि बिना मूल्यवान क्षणों को नष्ट किए सोच समझकर सुनिश्चित कदम उठा लिए जाएं। उन्हें सलाह दी गई कि वे आए और 22 अगस्त को डॉक्टर अंबेडकर से भेंट करें। उत्तर प्रदेश के व्यस्त दौरों के कारण चौधरी की प्रस्तावित मुलाकात संभव न हो सकी। डॉक्टर अंबेडकर भी अपनी प्रकाशित होने वाली पुस्तकों को अंतिम रूप देने में अति व्यस्त थे, जिन्हें शीघ्र प्रकाशित करा देना चाहते थे। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर जाकर बौद्ध धर्म स्वीकार करना, फिर 20 नवंबर को काठमांडू नेपाल के विश्व बौद्ध सम्मेलन में सम्मिलित होना और 30 नवंबर को लौटना, इस सब से इतने थक गए थे कि किसी और कार्यक्रम में शामिल होने का उनका मन नहीं था। 1 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने डॉक्टर अंबेडकर को सूचित किया कि वे उनसे शीघ्र मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि अपने देश की बौद्धिकता पूरी तरह धराशायी हो गई है। मुझे थोड़ी यही आशा है कि आप जैसे व्यक्ति को खुलकर अपनी आवाज उठाने की महती आवश्यकता है। 1 अक्टूबर को डॉक्टर लोहिया ने विमल मेहरोत्रा व धर्मवीर से कहा कि वे लोग डॉक्टर अंबेडकर से बातचीत करने का प्रयत्न करें। उन्होंने कहा, डॉक्टर अंबेडकर से मेरी भेंट एक प्रकार से पिछड़ों व अनुसूचित जातियों के प्रति सम्मान व्यक्त करना होगा कि उन्होंने उन जैसा बुद्धिजीवी उत्पन्न किया जिसका एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रतिफलन हुआ। 15 अक्टूबर को विमल मेहरोत्रा ने डॉक्टर अंबेडकर को लिखा कि अभी तक वे प्रस्तावित आरपीआई की नीतियों व योजनाओं के बारे में कुछ भी नहीं जानते और लोगों को इसके बारे में कोई राय बनाना संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हो सकता है कि देश इस बात को बेहद पसंद करे। आप देश में विद्यमान विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और योजनाओं से रूबरू हो चुके हैं और उनके आचरण व अपने दृष्टिकोण को सामने रख रहे हैं। 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म स्वीकार करने के अवसर पर प्रेस को साक्षात्कार देते समय उन्होंने घोषणा की कि आरपीआई को गठित करने की उनकी योजना पर्याप्त प्रगति पर है और आगामी आम चुनाव से पहले 3 दिग्दर्शक सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व भाव के आधार पर पार्टी का गठन हो जाएगा। पार्टी का आधार विशाल होगा और वह उन सबके लिए खुली होगी जो इसके सिद्धांतों से सहमत होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बौद्ध हो जाने के बाद उनका अनुसूचित जाति संघ से कुछ लेना देना नहीं है। संघ को उनकी नई पार्टी से अपने नए ढंग से संबंध निर्धारित करने होंगे। तो साथियों, आगे का वीडियो मैं फिर बनाऊंगी। तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय।